जो प्रोटेस्ट की परमिशन है ये बबीता एंड तीरथ राणा ने ली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिजभूषण हटे और हम में से कोई वहाँ बैठ जाए। कैसे 700 ग्राम ऊपर और उसको कैसे घटाना है। चर्चा में ही आया जब विनेश ने अपना मेडल मिस किया, पर ये क्या नॉर्मल था? दो तरह की बातें हो रही थी उस टाइम की। कुछ कह रहे थे कि ये साजिश यहाँ से किया गया है, इंडिया मन लगा के फाइट नहीं किया उसके लिए। देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं सच्चाई बोलती हूँ, जिस दिन बजरंग और विनेश दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा यूं लगा कि यार प्रोटेस्ट का तो कुछ नहीं बचा ना। मतलब भारत में एक ही महिला रही हैं जिन्होंने ओलंपिक में एक मेडल हासिल किया है पहलवानी में, रेसलिंग में। उसके बाद जब एक लंबा दौर चला एक प्रोटेस्ट का, जिसने पूरे देश में यह विमर्श शुरू किया कि भारतीय खेलों के साथ क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ी है और कैसे वो सुधारा जा सकता है, तो उसका चेहरा भी वही बनी। हमारे साथ इस समय साक्षी मलिक मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साक्षी अगर आज हमारे साथ हैं तो उसकी खास वजह है ये किताब जो उन्होंने लिखी है। अब किताब का नाम है विटनेस। विटनेस मतलब साक्षी, साक्षी मतलब गवाह। ये गवाही किस चीज की है साक्षी? एक्चुअली पूरा लाइफ स्टोरी है टिल मेरा रेसलिंग क्विट करने तक। जो मेरे साथ हुआ, लाइक रेसलिंग का स्ट्रगल से लेकर के फिर ओलंपिक मेडल तक, देन फिर प्रोटेस्ट और रेसलिंग छोड़ने का रीज़न, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे गर्ल्स को मोटिवेट करने वाली है। तो बिल्कुल मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि बुक लॉन्च हो रही है और मेरी लाइफ की जर्नी जो है सबको पता चलेगी। नहीं, मैंने आपकी किताब पढ़ी और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की कि वो आप सच बोलते हुए झिझकी बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हो सकता है आपके रिश्ते जैसे भी हों जिसके साथ, वैसे अब आगे न रहें। तो साक्षी मलिक सोच समझ कर बोलती है या नहीं? एक्चुअली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे ना बातों को घुमा फिरा के बोलना नहीं आता है। मेरा जो मन में है, जो मेरी स्टोरी है, जो भी हुआ है मेरे साथ, वो मैं वैसा ही मेरे जुबान पे आता है। मतलब यूँ नहीं है कि मैं उसको मैनिपुलेट करके या घुमा फिरा के मोड़ तरोड़ के मैं बातों को बोलूँ। तो जो भी है, सब है, जो भी है वो रियलिटी है इसमें। साक्षी के अंदर सोफिया कितनी जिंदा है? और हम ये बताएं आपको कि ये किताब पढ़ते हुए ही मुझे पहली बार पता चला कि साक्षी का जो असली नाम है वो सोफिया था। बड़ा ही अंग्रेजी नाम जी। वो शुरुआत में मेरा सोफिया नाम रखा घर वालों ने और वो 5th स्टैंडर्ड तक रहा। फिर पता नहीं मेरे भाई को क्या हुआ, बोलता है कि नहीं साक्षी रखेंगे इसका नाम। तो 5th क्लास में मेरा नाम सोफिया से फिर साक्षी चेंज हुआ। तो अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आपको लगेगा कि वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, जिसने इतिहास रचा है, इकलौती ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। उस समय मतलब मुझे याद है कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था या तो पीवी सिंधु को या फिर साक्षी मलिक को। लेकिन उन्हें ये बात आज भी खटकती है कि एक लड़की थी क्लास की जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करती थी। हाँ, वो मेरी क्लास की टॉपर थी एक्चुअली। अच्छा। और उस टाइम पे यूँ मान लो मैं पढ़ाई में बिल्कुल नॉर्मल थी, तो मुझे इतना कोई जानता भी नहीं था। और मैं रेसलिंग करती थी तो मुझे ऐसे ही हीन भावना से देखते थे, क्योंकि मैं स्कूल में दूध ले जाती थी, डाइट मेरी ऐसी होती थी, मजाक भी बनता था। मैंने जैसे कि मेंशन किया कि दूध मुझे छुप करके पीना पड़ता था कि क्लास में मजाक ना बन जाए। तो और इतना सब हासिल होने के बाद पहले यूँ सोचती थी कि ये कितनी सही है, इनकी कितनी अच्छी ये ड्रेसेस है, इनके बैग कितने अच्छे हैं, इनके पास बॉटल्स कितनी अच्छी है, ये इनका लंच बॉक्स कितना स्टाइलिश है। तो हमेशा यूँ लगता था अपने आप को क्लास में कि मतलब बहुत पीछे ऐसे फील करती थी मैं। लेकिन अभी इतने सालों के बाद वही लड़कियां जो हैं मुझे दिखाई नहीं देती है कुछ। तो वो जो जिसका मैंने स्पेशल नाम मेंशन किया उसने तो मुझे आज तक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किया, ना ही फेसबुक पे किया हुआ। मुझे लगता है पहली बार आपने डिटेल में ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ जो पूरा वाकया था उसके बारे में भी लिखा है। कितना मुश्किल होता है उसे दोबारा नरेट करना? एक्चुअली बहुत साल हो गए। 2012 में वो घटना घटी थी और जैसा मैंने मेंशन किया है कि मुझे 3-4 साल लगे उसको ओवरकम करने के लिए। फिर मेडल तक पहुंची, ओलंपिक मेडल तक। बहुत सारी लड़कियां आज भी उस फेज से गुजर रही हैं, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बने और इस चीज़ के खिलाफ बहुत पहले ही उनको आवाज़ उठा देनी चाहिए। तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट रहा, बट ठीक है। मैं मतलब ये चीज़ छुपाना नहीं चाहती थी। कोई ऐसा हिस्सा था जिसके बारे में बोलने में, या कोई आदमी इतना पावरफुल लगता हो कि उसके बारे में बोलने में 10 बार आपने सोचा हो?
प्रोटेस्ट में हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ सब बोला है। खेल मंत्री पर भी खुलकर बोली हैं आप एक्चुअली वो बोल ही रहे हैं हम। उस समय, मतलब तत्कालीन खेल में। सारी जो स्टोरीज थी, जो लड़कियां थी, उन्होंने जो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के आगे अपनी स्टोरीज बताई हैं और वो रोई हैं। बजरंग भी वहीं पर था और वहाँ अंदर 7-8 लड़कियां थी जिनमें से 3-4-5 लड़कियों ने स्टोरीज बताई। फिर जो है फिर बजरंग ने रोक दिया क्योंकि जूनियर्स बहुत थी, रो रही थी। तो बजरंग ने बोला नहीं, इतना काफ़ी है। तो हमने सोचा कि हम अगर खेल मंत्री जी के आगे अगर अपनी स्टोरीज बताएंगे, लड़कियां बच्चियां अपनी स्टोरीज बताएंगी, तो शायद वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और तुरंत सुनवाई होगी इस चीज़ पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितने दिन से हमने वेट किया लगातार। केस अभी कोर्ट में केस चल रहा है और बस उसी का इंतज़ार है कि उसको जो है, उसने जो भी लड़कियों के साथ किया उसको उसकी सज़ा मिले। पर आपने ये भी बताया कि ये प्रोटेस्ट का आइडिया दरअसल बबीता से आया था। बबीता फोगाट जो कि एक बीजेपी नेता उस समय भी थी। हाँ, एक्चुअली ये हुआ था जैसे प्रोटेस्ट से 3-4 दिन पहले हमारी एक जगह मीटिंग हुई थी, वो बुक में सारा मेंशन है। तो उसका मेरे पास कॉल आता है कि तू आएगी। मैंने बोला क्या है? तो बोली तुझे मुझ पर भरोसा है? मैं बोली भरोसा है, मैं तो तेरे साथ 15-20 सालों से हूँ, तो मुझे भरोसा तो है ही तेरे ऊपर, मेरी फ्रेंड है। फिर मैंने बजरंग को कॉल किया, क्या है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या चीज़ है? तो बोला मैं भी आ रहा हूँ, आ जा। तो हम गए। तो जब हमें पता चला कि हम ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले हैं और ये जो है जो प्रोटेस्ट की परमिशन है ये बबीता एंड तीरथ राणा ने ली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिजभूषण हटे और हम में से कोई वहाँ बैठ जाए। हम भी खुश थे कि फाइनली किसी ने स्टैंड लिया और लड़कियों के खिलाफ, जो लड़कियों के साथ जो इतने सालों से होता आ रहा है और आज तक मैंने भी जैसे आवाज़ नहीं उठाई, तो मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए। तो हमने सोचा हमारा नाम है और शायद हम 3 और बहुत सारे पहलवान एक साथ बैठेंगे। तो सुबह 11 बजे हम बैठेंगे, 1 बजे तक हमारी सुनवाई हो जाएगी और सब कुछ ठीक। मुझे याद है पहले दिन आपसे जब बातचीत हुई उस प्रोटेस्ट पे, तो आपको यकीन था कि शाम तक कुछ आ जाएगा। हाँ, शाम और तक एक हो दिन जाएगा। का प्रोटेस्ट एक दिन का प्रोटेस्ट है। हमने डिसाइड ही नहीं किया था, ना हमारे पास वहाँ फूड की कोई व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। बस हमें यूँ था कि बैठेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ पीएम सर तक पहुँचाएंगे, देन वो शाम तक सुन लेंगे, क्योंकि हमारी नहीं सुनेंगे तो वो किसकी सुनेंगे। हमने अच्छा, साक्षी मलिक का एक और प्रोटेस्ट रहा था, सच मुझे बताइए। मुझे जब आपकी माँ के बारे में वो चैप्टर में पढ़ रही थी यहाँ पे, मतलब इनफैक्ट फाइटिंग फॉर सत्यव्रत वाला, जो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी शादी के लिए, लोगों को लगेगा कि अरे अपने पैरों पर खड़ी है, कमा रही है, इतने करोड़ों उसको मिल चुके हैं, उसको भी दिक्कत है अपने घर में ये बात करने में कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। नहीं, एक्चुअली सत्यव्रत को जो है उन्होंने 2015 में अपना लिया था। हाँ। मेरे भाई की शादी 2015 में फैब के मंथ में हुई थी, तो उन्होंने खुद सत्यव्रत को कॉल करके वहाँ बुलाया था। उससे पहले 1-2 बार मीटिंग भी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आई थिंक 2014 के एंड में घर वालों को बता दिया था कि ऐसे ऐसे है और यहीं पे अखाड़ा है उनका। हम साथ स्कूल में पढ़े हैं टिल 8-9 स्टैंडर्ड से साथ में। तो उन्होंने उनको बहुत, क्योंकि उस टाइम पे कंपेयर टू द अचीवमेंट, मतलब मेरी अचीवमेंट सत्यव्रत से कम थी। वो भारत केसरी था, वो यूथ ओलंपिक मेडलिस्ट था, मतलब काफ़ी सारे टाइटल्स थे उसके पास। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, तो ऐसा बॉयज़ से कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। तो नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हुई और फिर फ्रेंडशिप में बदली और मैंने घर वालों को बताया। तो उन्होंने सत्यव्रत को 2015 में ही अपने आप अपना लिया था और मेरे भाई की शादी में बुलाया था जी। नहीं, उसके आगे फिर अपनी माँ के बारे में भी आपने। तो फिर क्या हुआ कि सडन जैसे ऐसे ही चलता रहा सब कुछ ठीक, और हमें यूँ था कि हम बस शादी कर लेंगे। होता है ना कि एक काफ़ी दिनों से बातचीत है, तो साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ टूर्नामेंट खेलेंगे। उनका अखाड़ा भी अभी भी है अखाड़ा। तो रोहतक में ही मेरे फादर इन लॉ एक ओलंपियन रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, तो उन्होंने अखाड़ा खोला हुआ है कि हम उस अखाड़े में साथ में ट्रेनिंग करेंगे, बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे। तो फिर मैं भी बोलती थी कि आफ्टर ओलंपिक्स ना मेरी शादी कर देना आप। तो वो एग्री होते थे कि ठीक है कोई इशू नहीं है। तो वो मेरा मेडल आ गया, तो उसके बाद सडन बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुए। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, घर वालों को शायद ये हुआ कि नहीं इसको और आगे खेलना चाहिए, शादी के बाद हमारी बच्ची इतना नहीं खेल पाएगी या डाउन हो जाएगी, बहुत सारी माइंड में सोच आए होंगे। तो उन्होंने सडन एकदम से मना कर दिया कि नहीं, आप की सत्यव्रत के साथ शादी नहीं होगी।
तो फिर वहाँ से मेरी फाइट स्टार्ट हुई कि नहीं देखो, शादी तो अभी आपने खुद ही लड़के को मंजूर किया है, क्यों या तो पहले ही मना कर देते। मैं तो ऐसी लड़की भी नहीं हूँ कि ठीक है, मैं कभी घर वालों के आगे मैंने तू नहीं बोला, कभी उल्टा नहीं बोला, मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। मतलब मेरा जो नेचर है वो बहुत शांत एंड काम है, मैं बहुत झगड़ा में विश्वास नहीं करती हूँ। तो बस मुझे यूँ था कि नहीं मम्मी अभी ये तो गलती है ना, मैं कमिटेड हूँ, मैं बात की हुई है और मैं उसने अपने घर वालों के साथ बातचीत की हुई है कि हाँ ऐसे ऐसे लड़की है, फिर एकदम से मना करना तो ठीक नहीं है। फिर वहाँ से थोड़ा सा फाइट स्टार्ट हुई कि नहीं शादी तो यही होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, जहाँ पर आप अपने स्किन में कंफर्टेबल होने की बात कहती हैं। यानी कि आमतौर पर लोग सोचेंगे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक एथलीट है, तो अपनी बॉडी को लेकर जो बॉडी कॉन्फिडेंस होगा जिसकी बात हम करते हैं वो तो परफेक्ट होगा, एकदम आसमानी होगा। लेकिन आपको ये चीज़ रही, मतलब वो आर्म्स जिसको लेकर लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे आर्म्स हो जाएं तो किसी को भी पटखनी दे दें। ये थोड़ा सा ना एक्चुअली ना मेरी बॉडी जो है मतलब लड़कों के टाइप के, लाइक वी शेप है। पर वो तो रेसलर्स की होती है वैसे। नहीं होती। आप किसी भी लड़की को उठा के देख लो, स्ट्रॉन्ग दिखेगी लेकिन एक प्रॉपर नहीं दिखेगी कि वो लाइक जापानीज। मैं आपको अच्छा हाँ, यूएस या जापानीज की लड़की लाके खड़ी कर दूंगी, ओलंपिक चैंपियन, आप बता ही नहीं पाओगे रेसलर है या नॉर्मल लड़की है। हाँ मसल्स दिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग है, जिम करती है, लेकिन मेरा पता नहीं क्या है, मेरे बाजू में कुछ ज्यादा ही भगवान इतना दे दिया। मैं कहीं भी टूर्नामेंट में जाती थी ना, बाहर के बॉयज भी ऐसे इशारा करके कहती हाँ योर आर्म्स, लेकिन नहीं आफ्टर ओलंपिक्स और फिर तो ही मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि नहीं यार मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी अभी तक इतनी फिट हूँ। मैंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जब तक मेडल जीता मैं प्रॉपर फिट थी, मुझे कोई इंजरी नहीं थी। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड और भगवान को थैंक यू भी करती हूँ कि मुझे उन्होंने इतनी फिट बॉडी। और एक मैच, एक बाउट जीतना, किसी को हराना और फिर हारना, मतलब वो लड़कियां जो आपको, चाहे सोनम हो, आपको देखकर जो सीख रही थी रेसलिंग, उनसे हारना कितना मुश्किल होता था उसमें, वो एक्सेप्ट करना उस हार को। वो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए जब मैं पहली बार सोनम से हारी। वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए ट्रायल्स थी और उस रात में आप समझ नहीं सकते कि जैसे जो लड़की इतने सालों से लगातार किसी से हारी नहीं है, अपने वेट में नंबर 1 है और एकदम से बिल्कुल जूनियर लड़की से हार जाना। आई थिंक वो समय 18 साल की होगी, 18-19 साल की। तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और फिर मतलब क्या बताऊँ मुझे, मतलब वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। वो रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि क्या रीज़न था कि लगातार मैं हार रही हूँ। कैंप में मेरे बाउट होती थी उसके साथ तो दिक्कत नहीं, फिजिकल फिटनेस में चाहे वो वेट ट्रेनिंग करा लो, रनिंग करा लो, किसी में कुछ करा लो, मैं सब चीज़ में आगे रहती थी। तो पता नहीं क्या एक स्पेशल मैच के टाइम पे ही मेरे को क्यों हार मिलती थी। तो उसके लिए फिर मैं बहुत भटकी कि क्या चीज़ की कमी है मेरे अंदर। मैंने फिर सब छान मारा, मैंने न्यूमरोलॉजी से लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके मैंने साइकोलॉजिस्ट से लेके मैंने सबके पास जाके मैं कि क्या रीज़न है, क्या मेरी कुंडली में आ गया है, क्या ऐसा हो गया। हालांकि मैं इतना नहीं मानती हूँ। देखिए चर्चा अभी हुई, आमतौर पर जो बहुत गहराई से जुड़ा रहता है रेसलिंग से उन्हीं लोगों को पता होता है कि वजन कितना बड़ा इशू होता है। आपने भी वेट कट को लेकर एक अच्छा अपना पूरा एक्सप्लेनेशन और बताया कैसे 700 ग्राम ऊपर और उसको कैसे घटाना है। चर्चा में ही आया जब विनेश ने अपना मेडल मिस किया, पर ये क्या नॉर्मल था? 2 तरह की बातें हो रही थी उस टाइम की। कुछ कह रहे थे कि ये साजिश यहाँ से किया गया है, इंडिया मन लगा के फाइट नहीं किया उसके लिए। देखो एक्चुअली तो देखो वहाँ पे मैं थी नहीं कि एक्चुअली का सिनेरियो मैं वहाँ का बता पाऊँ, लेकिन हाँ 100 ग्राम हम भी हमारे लिए डिफिकल्ट, मतलब कट करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर फेयर है अगर ओलंपिक कमेटी की तरफ से कहा जाए कि 100 ग्राम ऊपर वो नहीं मिलेगा? नहीं, हाँ, ये रूल है। 50 ग्राम पे भी ये रूल है। UWW में अगर एक टिश्यू पेपर लेके भी मेरा वजन लाइक मैं 62 किलोग्राम में खेलती हूँ, मेरा वेट आ गया 62.010। हाँ, लाइक हो गया ये 10 ग्राम। 10 ग्राम हाँ आउट। अच्छा, विनेश का तो 100 ग्राम्स था। तो UWW में एक्चुअल में जो है आप 10 ग्राम भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन तो हमने तो प्रोटेस्ट किया हुआ था। तो विनेश को ये हुआ कि मुझे तो ओलंपिक्स जाना है, मुझे तो प्रूव करना है। बजरंग के पास ओलंपिक मेडल था, मेरे पास ओलंपिक मेडल था, उसने तो अपना पूरा जो सपना छोड़ करके प्रोटेस्ट पे बैठी थी वो तो उसको यूँ था कि जाना है। कमज़ोर तो वो किसी से थी नहीं, उसने तो प्रूव करके दिखाया, फाइनल्स तक पहुंच के प्रूव करके दिखाया। तो वो तो अपने एक्चुअल वेट से बहुत नीचे खेल रही थी। तो मैं जानती हूँ कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि
वो 100 ग्राम जो है उसने अपने हेयर भी कट किया, आपने पिक्चर्स में देखा। हम क्या करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम में ना यहाँ लास्टिक होती है कि वो ऊपर ना शिफ्ट हो जाए, वो कट किया कि कैसे करके कॉस्ट्यूम में से 50-60 ग्राम निकल जाए। अच्छा, वो मैंने भी बहुत बार किया। कॉम्पिटिशन में देखा, चढ़ा वो 50 ग्राम ज़्यादा है, फिर सोचते कि वॉशरूम जा ना, तो जब हमें कोई वॉशरूम आता ना, हमारे मुंह में कोई सलाइवा होता, कुछ भी नहीं होता। लाइक पूरा ऐसे होता है कि कैसे इस 50-100 ग्राम को कम करें। तो फिर अलग अलग टैक्टिक्स निकालते हैं कई बार कि हाँ कॉस्ट्यूम ठीक है तो कॉस्ट्यूम कट कर दिया नीचे से, कि लास्टिक में कम से कम 20-30-40 ग्राम तो निकलेगा। तो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, उसके साथ मतलब जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। वो पहले ही हार जाती, इंडिया में ही हार जाती, वो इजीली वहां पहुंच के बिल्कुल हारना, बिल्कुल मतलब एक ओलंपिक मेडल जो लड़की फाइनल में पहुंच के सोच ही लिया कि मेडल तो है ही हाथ में, और जिस लड़की के साथ फाइनल में उसका मैच था वो उसने आई थिंक 2-3 महीने पहले शायद उसको हराया है, या मतलब मैचेस हुए हैं। तो विनेश अपना गोल्ड की दावेदार थी। जैसे लड़कों के लिए कहा जाता है ना कि तुम मजबूत अगर हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। ये मुझे मर्द औरत दोनों चीजों में कॉमन लगता है कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप मजबूत हैं, पर साक्षी हर छोटी चीज पर लिखती हैं कि मैं उसके बाद रोने लगी। हाँ, वो एक्चुअल क्या हुआ, जब हमारा मेडल जो है वहां पे दे लिए चला गया, कुछ एक किलोमीटर के बाद चलने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार गलत हो गया। हाँ। प्रोटेस्ट खराब हो रहा है, हाईजैक हो गया। इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हाँ। मतलब एक दिन कोई जून जुलाई कौन सा मंथ था वो, मई जुलाई था। हाँ। उस मंथ में आप फैसला भी बहुत बड़ा था। फुटपाथ पे सो करके देखो, वहाँ खा करके देखो, वहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करके देखो, तो बड़ा होता। लेकिन जब वो मेडल गया ना, तो हमें यूँ था कि काश ये आधा घंटा भगवान टाइम वापस कर दे और हमारे मेडल्स हमारे हाथ में हो, क्योंकि ये मेहनत हमें वेस्ट नहीं करनी। हमारा प्रोटेस्ट हाईजैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडल्स देंगे, हम अपने कोचेस को देंगे, हम अपने पेरेंट्स को देंगे, मतलब ऐसे हम किसी को क्यों अपने मेडल्स दे देंगे। लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि अगर हम मेडल बाने जाते ना, तो वहाँ हाथापाई और वहाँ बहुत बड़ा पंगा हो जाना था ना। तो और चीज बहुत इंटरेस्टिंग आप लिखती हैं, जहाँ पर आप अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करती हैं कि मेरे मन में आया कि मैं भी शायद एक बार कहूँ कि जब आपसे कहा गया कि मेल कर दो कि मैं भी ट्रायल्स के लिए, ट्रायल के बिना मेरा सिलेक्शन हो जाए एशियन गेम्स 2020 जो 4 में कौन से ईयर में होने वाले थे एशियन गेम्स, ये अभी इससे पहले वाला 22 जो 23 में हुए। हाँ, मुझे हुआ, मन में आया पर आपने नहीं लिखा, क्योंकि तो आप अपनी वो चीज की, मतलब मैं भी इंसान हूँ वाली चीज भी आप दुनिया के सामने रखती हैं। और आपको मन में ये खटका कि विनेश और बजरंग को भी नहीं अपना ट्रायल्स छोड़ना चाहिए था। इसका मैं पूरा आपको वो बताती हूँ। जैसे ऑफर आया था, बजरंग विनेश के पास डायरेक्टली ऑफर आया था कि आप दोनों को डायरेक्ट जो है एशियन गेम्स में भेज रहे हैं। ये एक प्रॉपर तरीके से साजिश मान लो या क्या मान लो, अगर वो डायरेक्ट जाएंगे तो फिर वही हो जाएगी ना, ब्रिजभूषण की बात सच्चाई हो जाएगी कि तो डायरेक्ट जाना चाहते हैं। ये किसकी तरफ से बिना डायरेक्ट जाना चाहते हैं, बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं। तो वहां से तो ये बात आ गई। फिर जैसे मेरी बातचीत हुई, मैंने भी बताया कि कौन नहीं जाना चाहेगा यार, एशियन गेम्स है, सबका सपना होता है कि बिगेस्ट गेम्स जो है इंडिया के खेले, हम इतने साल मेहनत की हैं। तो मुझे भी बोला कि आप भी मेल कर दो, आपको भी भेज देंगे, रिकमेंड कर देंगे। तो मैंने तो सोचा, हस्बैंड से बातचीत की, विचार विमर्श किया, तो हमें लगा कि ये तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रिजभूषण की जो बात उसने बोली थी कि ये बिना ट्रायल्स के जाना चाहते हैं, तो यही सच्चाई हो जाएगी। फिर हमारे प्रोटेस्ट का तो महत्व तो ही क्या रह जाएगा। फिर बस वो उनका निजी फैसला ही रहा कि वो विनेश को तो इंजरी हुआ, बजरंग एशियन गेम्स गया, हालांकि मेडल का दावेदार था, लेकिन वो प्रेशर उसके ऊपर इतना आया कि वो एशियन गेम्स में परफॉर्म ही नहीं कर पाया। तो कुछ मतलब वहाँ चीज़ उनको वो सेक्रीफाइस करना चाहिए था। और पॉलिटिक्स में जाना उनका, वो भी बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में वो भी शुरुआत की बात थी। हालांकि अब ये नहीं बोल सकते क्योंकि विनेश ने ओलंपिक्स में जाके प्रूव करके दिखाया है कि हम तो स्पेशल पॉलिटिक्स एक पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर के बैठे थे, या कांग्रेस से इन्फ्लुएंस होकर बैठे थे, या कि आप पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं था।
सच स्टोरी सबके सामने ही है, कैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, कैसे ये सब सारी चीज़ें थी। तो वो प्रोटेस्ट में जो गए वो भी बात मतलब बाद में तो बहुत अभी उठी कि देखा ना, ये तो इनको तो कांग्रेस ही ज्वाइन करना था, इसीलिए आपको लगता है कि ब्रिजभूषण के दावों को बल मिला इस बात से, दिनेश के पॉलिटिक्स में जाने से? आप मुझे बड़ा अजीब लगता है, वो कमेंट्स में भी यही आता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में यही आता है कि देखा ये तो इनको तो पॉलिटिक्स में ही जाना था, इसीलिए इन्होंने ये सारी चीज़ रची, ये इनका प्री प्लान था या जो भी था। तो बिल्कुल वो चलो उनका निजी फैसला है, उनको लगा कि पावर में जाकर के प्रोटेस्ट तो एक टीम का था। तो आपको लगता है आपको भी थोड़ा लॉस ऑफ फेस उसकी वजह से सामना करना? देखो टू बी ऑनेस्ट मैं सच्चाई बोलती हूँ, जिस दिन बजरंग और विनेश दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा यूँ लगा कि यार प्रोटेस्ट का तो कुछ नहीं बचा ना, मतलब लेकिन फिर उनका वो निजी फैसला था, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शायद पावर में जा करके वो लोग जो है क्योंकि बाहर तो सुनी नहीं, कहाँ सुनी हमारी आज तक, हम तो कोर्ट के थ्रू ही चल रहे हैं ना। साक्षी कहते हैं कि मैंने 08 से भी टर्न अराउंड किया है, कमबैक किया है, तो आपको यकीन है कि आप कमबैक करेंगी? क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां पर ड्रॉ नहीं होगा, दो लोगों को नहीं कहा जाएगा तुम भी जीते तुम भी जीते, एक जीतेगा एक हारेगा, वो होगा। बिल्कुल, मैं बस वही बोलना चाहती हूँ बार बार कि मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी, और बाकी बुक में जो है आपको सब डिटेल में मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। इंटरव्यू तो हम 1 घंटा कर सकते हैं, इस बुक को लिखने में 1.5 साल लगा है, तो वो चीज़ है, सारा डिटेल में इसमें है। मेरी लड़ाई मैं लड़ती रहूँगी, मैं ये गलत के खिलाफ मैं लड़ती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू साक्षी।